नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम टक्कर सीएनबीसी आवाज पर। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा जारी रहा। विपक्ष का बड़ा गंभीर आरोप है कि सरकार महंगाई, अग्निपथ, जीएसटी जैसे मुद्दों पर चर्चा करने से लगातार भाग रही है। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को संसद में गतिरोध पैदा करने वाले नेताओं का सरगना बता दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली पार्लियामेंट के अंदर ही, और उन्होंने बोला हम हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस उसमें अड़ंगा लगातार डाल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हंगामा कर विपक्ष सियासी चाल चल रहा है जैसा बीजेपी और सरकार का आरोप है? तो आज इसी मुद्दे पर होगी एक बड़ी टक्कर, एक बड़ा संवाद। संसद में शोर, सियासत घनघोर। कहते हैं कि सावन का महीना संसद करे शोर। आज की चर्चा भी बड़ी जोरदार होगी, लेकिन आज जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिकल हाल है दुनिया के, उस पर भी हम चर्चा करेंगे और राजनीतिज्ञों से चर्चा करेंगे देश के सबसे पसंदीदा बिजनेस चैनल पर, सीएनबीसी आवाज पर। और सीएनबीसी आवाज के लोकप्रिय शो टक्कर पर मेरे यानी अमीश देवगन के साथ आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है। दादागिरी नहीं चलेगा। महंगाई वापस लो, वापस लो, वापस लो। गब्बर सिंह टैक्स वापस लो, वापस लो, वापस लो। गतिरोध पैदा करने वाले नेताओं के सरगना संसद में चर्चा न हो, संसद की कार्रवाई स्थगित हो, इसके रचनाकार राहुल गांधी से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूछना चाहेंगे कि आपने अपने संसदीय इतिहास में लोकसभा में कितने प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किए? अमेठी के सांसद के नाते एक प्रश्न किया हो। 17 लोकसभा में आज तक प्राइस राइज को लेकर सेपरेटली एक भी चर्चा नहीं हुई। अग्निपथ को लेकर राजनाथ सिंह जी ऑल पार्टी मीटिंग में ये कहा था कि हम अग्निपथ पर चर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अभी क्या बहाना बनाते हैं वो सब जुडिस मैटर है। बढ़ती हुई महंगाई पर और जो जरूरी चीजें हैं, खासकर आम आदमी को उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। ये सदन चर्चा संवाद के लिए, नारेबाजी और तख्तियों के लिए नहीं है। संवैधानिक रूप से नियम के अनुसार हर विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं है कि कंस्ट्रक्टिव रूप में चर्चा हो और सुचारू रूप से संसद चले। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ही पीएम मोदी ने विपक्ष पर चुटकी लेते हुए क्या कहा था, ये भी सुन लीजिए। दिल्ली में भी वर्षा अपना दस्तक देना प्रारंभ किया है, लेकिन फिर भी न बाहर की गर्मी कम हो रही है और पता नहीं अंदर भी गर्मी कम होगी कि नहीं होगी। सवाल है कि अगर सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, तो फिर संसद ठप क्यों? या विपक्ष का मकसद सिर्फ हंगामा करना है, जैसा कि सरकार आरोप लगा रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। संसद में राहुल की रिपोर्ट कार्ड का विश्लेषण आज सुनना जरूरी है। पहला तथ्य यह है कि मौजूदा लोकसभा में राहुल गांधी की हाजिरी कुल 56% है। दूसरा तथ्य यह है कि इस लोकसभा में 24 डिबेट हुई है, जिसमें राहुल केवल 5 ही डिबेट्स में मौजूद थे। तीसरा तथ्य यह है कि राहुल गांधी ने कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल पेश नहीं किया है अभी तक। चौथा तथ्य यह है, मौजूदा लोकसभा में राहुल ने अब तक 76 सवाल पूछे हैं। बड़ा सवाल यह है, क्या संसद में विपक्ष की ओर से गंभीरता की कमी है, जो बार बार बीजेपी आरोप लगा रही है, या बीजेपी गंभीर कम है? मेरे साथ बात करने के लिए सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका अभिनंदन है। संजय सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। संजय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह आरोप लगा रही है कि विपक्ष खुद ही गंभीर नहीं है, तितर बितर है, इसलिए उन्हें खुद नहीं पता कि मोदी सरकार को किन मुद्दों पर उनको घेरना है। सदन में हम चर्चा को तैयार है, लेकिन कंफ्यूज ऑपोजिशन है। 50 सेकंड आपके।
नहीं, चलिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है वो तो एक अलग विषय है। आप तो एक पत्रकार हैं। संसद में चर्चा विपक्ष चाहता है, इसके क्या प्रमाण आपको चाहिए? मेरी 267 की नोटिस आज आपके पास भी चैनल पे पहुंची होगी। महंगाई पे चर्चा की मांग हमने की। बीएसी जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, जिसमें पूरे हफ्ते की कार्रवाई तय होती है, उस बीएसी की मीटिंग का मैं सदस्य हूं और उसमें जब मैं गया तो सारे लोगों ने कहा महंगाई पे चर्चा होनी चाहिए और एक सहमति भी सरकार ने जताई कि हां महंगाई पे चर्चा करेंगे। संजय जी, फिर आप महंगाई पे चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? मैं संजय जी, 50 सेकंड आपने दिया था, पूरा कर लूं या आप बीच में बोले? आपके 50 सेकंड हो गए, लेकिन नहीं, मैं आपको और 40 सेकंड 50 सेकंड दे रहा हूं। लेकिन पीयूष गोयल ने क्या कहा मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने बोला हम हर संवैधानिक रूप से नियम अनुसार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस तैयार नहीं है, विपक्ष तैयार नहीं है। ठीक तरह से चर्चा हो और सुचारू रूप से संसद चले, ये हम चाहते हैं। अरे पीयूष गोयल से पूछिए, वो लीडर ऑफ द हाउस है। 267 का नियम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? वो अगर नहीं जानते होंगे तो सुधांशु जी उनकी मदद कर देंगे। 267 मतलब संसद की कार्रवाई को स्थगित करके सदन में महत्वपूर्ण विषय पर, लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराई जाए। और इस समय मुद्दा क्या है कि भारत जो खाने पीने की चीजों में दूसरी दुनिया का एक्सपोर्टर है, दूसरी दुनिया के देशों का निर्यातक है, वो भारत, उस भारत के अंदर आटा, चावल, दही, दूध, छाछ, अस्पताल के कमरे, सब पे आपने टैक्स लगा दिया। क्या इस मुद्दे पर देश के सर्वोच्च सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए? आपने पेट्रोल डीजल का दाम आसमान पे पहुंचा दिया। संजय जी, आपने सरसों के तेल का दाम आपके राज्य में आसमान पे पहुंचा। ठीक है, आप पूंजीपति मित्रों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ करके देश के बैंकों का साफ कर देते हैं। संजय जी, मैं आपसे सवाल, संजय जी आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है, कॉमन आदमी का, आम आदमी का ये सवाल है जो आपने पटल पे रखा है। सुधांशु त्रिवेदी इसका जवाब देंगे। सुधांशु त्रिवेदी, आप आम आदमी की बात से, आप आम आदमी की बात ही नहीं करना चाहते, आप सियासत में उसको गुल कर देना चाहते हैं, यह आरोप है विपक्ष का। आप भी राज्यसभा के सदस्य हैं। देखिए संजय जी ने जो बात बोली उसी में इस बात का सारा तथ्य सामने आ गया। इन्होंने कहा नियम 267 के तहत, यानी संसद की वर्तमान कार्रवाई को स्थगित करके पहले चर्चा की जाए। सरकार चर्चा के विरुद्ध नहीं है। एक होता है कि विधायी कार्य जो निर्धारित हैं उनको करने के बाद चर्चा की जाए, एक होता है कि स्थगित करके चर्चा की जाए। स्थगित करके चर्चा तक होती है जब कोई अचानक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई हो। अगर विपक्ष को लगता है आ गई, हमने मान लिया, पर यह बताइए, यही तो 267 का इशू पिछले सदन में भी दिया था। तो ऐसी कौन सी आपातकालीन परिस्थिति है जो 8 महीने से लगातार चल रही है? इसका अर्थ वो स्थायी समस्या है या एक लंबी समस्या है, वो उस ढंग की अप्रत्याशित समस्या नहीं है जिसके लिए नियम 267। लेकिन मैं आपको बताता हूं अभी इसमें अप्रत्याशित क्या हुआ है जो विपक्ष को नजर में आ रहा है। विपक्ष का मानना है कि जो जीएसटी है वो दूध, दही, छाछ पर लगा दिया गया है, जो सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि इस पर वित्त मंत्री ने अपनी सफाई को रखा है, अपनी बात को रखा है, बीजेपी की सरकार की ओर से भी अपनी बात को रखा गया है, लेकिन तत्कालीन बड़ी समस्या यह है जब दूध, दही पर जीएसटी लग जाए, महंगाई का सितम ऑलरेडी है वो और बढ़ जाए। यह तत्कालीन समस्या है। मैं अमित जी जवाब देता हूं। मैं पहले अपना ये वाक्य पूरा कर लूं, इसमें इसका कुछ संकेत मिल जाएगा जी। पिछले सत्र में संजय जी भी थे जब यह विपक्ष ने मांग उठाई कि अर्थव्यवस्था और महंगाई पर चर्चा करना चाहते हैं। पिछला वाला बजट सत्र था, फाइनेंस बिल पे चर्चा हो रही थी। सभापति महोदय ने, उपराष्ट्रपति महोदय ने साफ साफ कहा कि साहब ये तो फाइनेंस बिल पे चर्चा हो रही, तो अर्थव्यवस्था में जो बोलना हो आप बोलिए। आपको जो अलॉटेड समय है उसमें आप पूरा समय महंगाई पे बोल दीजिए, क्या समस्या ना, उसको स्थगित करिए। यानी बजट सत्र में वित्त बिल पर ही चर्चा हो रही, उसे स्थगित करिए और फिर कहिए वित्तीय व्यवस्था पे चर्चा होनी चाहिए। यह साफ दर्शाता था कि इनके मन में क्या था। दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, किसान बिल के ऊपर लगातार संसद अभी जो मैंने सवाल पूछा, सुधांशु तुरंत वापस पड़ रहा है, लेकिन मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब क्या है? अभी तत्कालीन ये है जीएसटी का विषय, उस पर आप अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं जी मैं इस बिंदु पर भी आ रहा हूं। पहले यह बात पूरी कर लूं तो उससे कम से कम मनोवृत्ति साफ हो जाएगी जी। जब हमने कहा कि किसान बिल पे चर्चा होनी चाहिए, उन्होंने कहा चर्चा नहीं, सीधे वापस करिए, कोई चर्चा नहीं होगी। तो कोई बात नहीं। फिर जब प्रधानमंत्री ने वापस करने का निर्णय ले लिया, तब इस बात को लेकर बवाल की बगैर चर्चा के वापस क्यों हो रहा है? यानी ये मैंने सिर्फ 2 उदाहरण इसलिए दिए कि प्रवृत्ति साफ हो गई कि पीना नहीं है, ढरकाना है।
जैसे दूध का विषय लाए ना, तो दूध पीना नहीं ढरकाना है। अब आते हैं जीएसटी पे। पहली बात, ये जो भी टैक्स लगा है ये आज है क्या? इससे पहले राज्य सरकारों द्वारा वैट लगाया गया था। वित्त मंत्री महोदया ने बिल्कुल स्पष्ट कहा हुआ है कि इन सब में पहले टैक्स राज्य सरकारों के द्वारा जो पहले था उससे आज की डेट में कम है। इवन ये सोचिए, जो इन्होंने दूध दही छाछ कहा वो तो अपनी जगह है, केवल पैकेज पर है, खुले पे नहीं है। यानी ये बताइए, भारत के सामान्य क्षेत्रों में जो लोग गांव में या शहरी क्षेत्रों में भी आपने देखा होगा, दुकान पे दही जमा के, वो जो मिट्टी के कूड़े में जमा के मिलता था ना, उस पे नहीं है, छाछ पे नहीं है ओपनली। हां, अगर पैकेज्ड है जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं, मार्केट शेयर जाके देख लीजिए, कंपनियों का नाम लेना उचित नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनियों का बड़ा बड़ा शेयर, अगर उनको उतना ही सहूलियत दी जाएगी जितने उस साधारण से काम करने वाले वाद वाले को, तो वो कभी बेचारा सस्टेन कर पाएगा। हमने तो सिंपल सी बात कही है, इसमें कौन सी समस्या की बात? लेकिन देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक, इसको मैं सामान्य भाषा में थोड़ा समझाता हूं, इसका विश्लेषण करता हूं। एक, निश्चित तौर पर जो सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं वो बात वाजिब है कि इसका जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, अब किसी कंपनी का नाम लेना सही नहीं रहेगा, बड़ी सारी कंपनियां बेचती हैं दही को, जिसमें A+ भी होता है, B+ भी होता है। उसके अंदर उन कंपनियों को इसका मूल्यांकन करना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली इसका लोड किसके ऊपर आएगा? आप पर, हम पर, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब मैं इसमें पॉलिटिक्स की बात करता हूं। संजय सिंह साहब, पॉलिटिक्स की बात यह है कि पंजाब में आपकी फुल फ्लेज सरकार है, आपके लोग भी थे जीएसटी काउंसिल के अंदर, उन्होंने क्या बोला था वो भी आप सार्वजनिक करिए। देखिए, कुल मिलाकर देश तो सिस्टम से ही चलेगा, क्योंकि अगर हम हर चीज पर ही सवाल उठाना शुरू कर देंगे तो हाल हमारा श्रीलंका का जैसा हो जाएगा। कई जगह सवाल खड़े हो गए हैं कि मुफ्त की सियासत ने श्रीलंका बना दिया है आज श्रीलंका को। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया अमीश जी, और एक एक करके जवाब दूंगा। कई सारे मुद्दे अभी बोले हैं सुधांशु जी ने। पहली बात तो ये कि वो गिनाने लगते हैं कि ये सरकार वो कर रही थी, वो सरकार ये कर रही थी, ये क्या कर रहे थे और इनके प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे। वो पूरे देश को सुनना चाहिए। अमीश देवगन जी 14 सेकंड में सुन लीजिए। पहले गेहूं, चावल, दही, लच्छी, छाछ, इस पर भी टैक्स लगता था। आज ये सब जीएसटी के बाद टैक्स फ्री हो गए। ये मैं कह रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं। ये भारत के प्रधानमंत्री ने जब जीएसटी की व्यवस्था लागू की, उस वक्त कहा कि अब सब खत्म हो गया। आटा, गेहूं, चावल, दाल, दूध, दही, छाछ, इस पे जो टैक्स लगता था ये जीएसटी की व्यवस्था से खत्म हो जाएगा। ये सर्वोच्च नेता भारतीय जनता पार्टी के देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान है, मेरा संजय सिंह का बयान नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, सुधांशु जी, मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, 2000 रुपए आप लेते हैं, हम भी लेते हैं। अरे भैया, 6 बजे तक आप अपनी कार्रवाई कर लीजिए, चलिए तय कराइए अपने सरकार से। कल कहिए कि 6 से लेकर रात 10 बजे तक 4 घंटे एक्स्ट्रा हम लोग काम करेंगे, देश के सदन में 4 घंटे महंगाई पे चर्चा करेंगे। इसमें तो कोई समस्या नहीं है। आप अपने सारे बिजनेस 6 बजे तक का टाइम है, पूरा कर लीजिए 4 घंटे। क्या आप अन्य विषयों पे समय नहीं बढ़ाते सदन का? क्या आप अपने हिसाब से कोई बिल पास कराना होता है तो 3 घंटे 4 घंटे रात को 12-12 बजे तक चर्चा नहीं कराते? जब दूध पे, छाछ पे, दही पे, अस्पताल के कमरों पर, गेहूं पे, चावल पे आपने टैक्स बढ़ा दिया, इस बड़े मुद्दे पर महंगा गैस का सिलेंडर आपने 1000 के पार कर दिया, आपने देश के अंदर महंगाई आसमान पे पहुंचा दी, इस मुद्दे पर आप चर्चा सदन के अंदर नहीं कराना ओके, संजय जी, आपने बोला कि देश में, एक सेकंड, बिल्कुल, एक सेकंड, मैं जी, मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए ना। वो जीएसटी काउंसिल की जब मीटिंग हुई थी तो पंजाब की सरकार के मंत्री थे कि नहीं थे? वो तो जवाब तो देने दीजिए। हाँ, बोलिए ना, बोलिए, प्लीज बोलिए। अरे जवाब तो देने दीजिए। जी, बोलिए। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं भाग नहीं रहा हूं, बगैर किसी सवाल का जवाब दिए बगैर भागूंगा नहीं। जी। देखिए, ये इतने उदार हृदय के व्यक्ति हैं कि राज्य सरकारों पे ईडी, सीबीआई छोड़नी होती है तब नहीं पूछते राज्य सरकार से, तब सबको उठा के अंदर करते हैं। लेकिन इतने बेचारे उदार हृदय के हैं ये कि इस मामले में राज्य सरकारों की सलाह इन्होंने मान ली, जबकि जीएसटी काउंसिल में जो राज्य सरकारें हैं उनमें भी इनका बहुमत है। जीएसटी काउंसिल में तो
राज्य सरकारों को, अमीश जी कैसी आप बातें कर रहे हैं, हम लोगों को अपने राज्य का शेयर लेने के लिए इनके सामने कटोरा लेके खड़ा होना पड़ता है कि भैया राज्य सरकार का जो शेयर है वो तो दे दो। ये इतने उदार और अच्छे नहीं है, बिल्कुल गलतफहमी में मत रहिए कि राज्य सरकारों के कहने पर इन्होंने मान लिया। और जो मेरी जानकारी है उसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इन्होंने बनाया था। नहीं, एक जानकारी और है जो मैं सुधांशु जी से जरूर पूछना चाहता हूं। नहीं बिल्कुल, आप पूछेगा। पहले सुधांशु आप जवाब दे लें। आप लंबा बोले हैं। सुधांशु जी पहले जवाब ले लें, फिर आप अपनी बात। वो लगातार हाथ खड़ा कर रहे हैं। रमेश जी मेरे सवाल को हो जाने दीजिए, फिर उनसे पूछिए। अच्छा ठीक है, आप अपना सवाल पूछ लीजिए, देन सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु, आई विल गिव यू टाइम, होल्ड ऑन। ओके, ये आरटीआई की जानकारी है। आरटीआई की जानकारी भारत सरकार ने दी है और यह जानकारी ये कहती है कि देश के चंद पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए इस सरकार ने माफ किया। 11 लाख करोड़ रुपए। ये महंगाई जानते हैं क्यों बढ़ानी पड़ रही है? क्योंकि मोदी जी ने अपने मित्रों का लाखों करोड़ रुपए माफ कर दिया। बैंक खाली हो गए, एनपीए हो गया है, देश बर्बाद हो गया। इसलिए कहते हैं हम 6.5 लाख करोड़ रुपए देश की संपत्तियां बेच के इकट्ठा करेंगे, रेल को, सेल को, कोल को, एलआईसी को, बैंक को। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। हाँ, और सुधांशु त्रिवेदी, क्या गेहूं पर, आटे पर पहली बार टैक्स लगा है? हाँ बिल्कुल, अब मैं इसी पे आ रहा हूं। देखिए, अभी संजय जी ने प्रधानमंत्री जी की जो बाइट दिखाई, इसे ही कहते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना। यदि यह उसको एकदम सत्य मान रहे, क्या बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि इससे पहले दूध, दही, छाछ पर जो टैक्स लगता था वह खत्म हो गया, तो आज माफी मांगिए इस बात पे जो आपने कहा आज सरकार ने लगा दिया। या तो वो सच है या ये सच है। ये दोनों सुविधा के अनुसार सच नहीं हो सकते। आपने ये साबित कर दिया कि विपक्ष झूठ बोल रहा है कि आज पहली बार टैक्स लगाया गया, टैक्स लगा हुआ था। अब मैं आज बता रहा हूं, बिल्कुल सही बात है, आज भी बढ़ा दिया, दही, छाछ पर टैक्स नहीं खत्म करके बढ़ा दिया, ये तो मानिए। और क्या? अरे भाई, इसका मतलब पहले लगा था ना, ये तो मानिए। फिर हम उसका जवाब देते, पहले मानिए। हाँ, ये पहले तो लगा बढ़ा दिया ना, आप अपनी बात से पीछे मान लिया, खत्म करा था, बढ़ा दिया। अब सुनिए, बोल तो दिया। पहली देखिए, अपना टर्न, संजय जी अपना टर्न। अब स्वस्थ बहस हो रही है हमारे आपके बीच में। देखिए, अब मैं कहता चाहता हूं, सिर्फ आपकी बात नहीं है संजय जी, पूरे विपक्ष की बात है। यानी विपक्ष की यह बात गलत साबित हो गई कि पहली बार सरकार ने टैक्स लगाया। अब मैं कह रहा हूं, आज भी दूध, दही, छाछ के ऊपर टैक्स नहीं है, केवल पैकेज के ऊपर। जो मैंने पहले बोला वो मैंने पहले स्पष्ट कर दिया कि जो बड़ी कंपनियां, बड़ी कोऑपरेटिव्स या जिनके पास बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वह उनको, और हम एक सामान्य शहर के, गांव के, गली के, नुक्कड़ के व्यक्ति को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे सकते थे, इसलिए वह किया गया। यह दूसरी बात है। तीसरा, इन्होंने एक अच्छी बात कही कि 6 बजे तक सदन का कार्य करिए और उसके बाद महंगाई पर चर्चा करिए। इसका अर्थ यह हो गया कि इन्होंने सिद्धांत रूप में बात मानी। और संजय जी, मैं कहूंगा, आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सदस्य हैं, विपक्ष सदस्यों से कहिए, बिल्कुल सही बात है, पहले सदन का विधायी कार्य होने दें और उसके बाद अगर आप कहेंगे रात 12 बजे तक हम लोग डिसीजन करने को तैयार है, परंतु स्थगित करने की जिद छोड़ दीजिए। विधायी कार्य और उसके बाद चर्चा, कोई समस्या की बात नहीं है। परंतु यहां सारी की सारी बात है कि विधायी कार्य को रोक दीजिए, पहले सब कुछ रोक दीजिए और उसके बाद चर्चा करिए। ठीक है, इसमें जवाब बनता है सुधांशु। आज अर्थव्यवस्था की चर्चा करनी जरूरी इसलिए भी है सुधांशु, क्योंकि हमारे पड़ोस में श्रीलंका हुआ है। मुझे एक सेंटेंस और करने दीजिए जी, एक वाक्य तो और कर। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमने सारी बातें मान ली। मान्यवर, सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, विपक्ष की सारी सरकारों की बात थी। हमने आपकी बात अगर मानी की बात नहीं है, जो आपने, यदि जो आज कह रहे हैं सदन में, यदि विपक्ष के किसी भी वित्त मंत्री ने विरोध किया हो तो वह लेटर सार्वजनिक कर देना कि साहब हमने यह विरोध किया था, हमारा विरोध था। बड़ी गजब की बात है कि जीएसटी फोरम पे हम समर्थक ही नहीं है। जो 6 लोगों का ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना उसमें 3 विपक्ष की सरकारें थी, जिसमें राजस्थान भी था, केरल भी था, बंगाल भी था। वो मिलके या सुझाव देते हैं और विपक्ष में आके या उठाव उठाते हैं। That's the point. मेरा सवाल ही वही है कि जब जीएसटी के काउंसिल में एक्सेप्टेंस होती है, सदन में एक पब्लिक के सामने एक पोस्टरिंग ली जाती है, देखिए ये सरकार दमनकारी नीति अपना रही है, जबकि राज्य सरकार चलाने के लिए भी पैसा चाहिए होता है और तब यह जरूरी माना जाता है। क्या आपको लगता नहीं है, क्योंकि हमारे पड़ोस में श्रीलंका हुआ है
और बहुत सारी चर्चा हुई कि भारत में कभी ऐसी स्थिति ना बन जाए, और कई आर्टिकल छपे कि जो फ्री वाली पॉलिटिक्स है उससे बहुत नुकसान हो सकता है लॉन्ग टर्म में देश को, उन राज्यों को। क्या आपको लगता नहीं है कि जो नीति आप जीएसटी काउंसिल में अपनाते हैं वही आप सदन में अपनाएं, लेकिन वहां कन्वीनियंस ऑफ पॉलिटिक्स होता है? संजय जी, सुधांशु होल्ड ऑन। एक चीज ये बताइए, सुधांशु जी से पूछिए, मेरी तरफ से अनुरोध कीजिए, ये 11 लाख करोड़ रुपए जब माफ करना था तो राज्य सरकारों से पूछा था इन्होंने? जब देश के बैंकों का एनपीए करना था, राइट ऑफ करना था लोन अपने पूंजीपति मित्रों का, तो आपने पूछा था राज्य सरकारों से? अब आप ये बहाना ले रहे हैं कि साहब जीएसटी काउंसिल में तय हो गया, और अभी उन्होंने आपके सामने खुलासा किया कि 6 लोगों का ग्रुप ऑफ मिनिस्टर था, उसमें प्रस्ताव आया। तो 6 लोगों के 6 राज्यों के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स थे, तो उसमें तो सारी राज्य सरकारें थी नहीं। 3-3 में आपस में क्या आपने तय किया, हमें वो उस बात की जानकारी भी नहीं है। और अब से मैं कह रहा हूं कि आपके प्रधानमंत्री का वक्तव्य, उसका कोई महत्व है कि नहीं है? जब वो जीएसटी की व्यवस्था ला रहे हैं तो खुद कह रहे हैं कि भैया दूध, दही, छाछ, आटा, दाल, चावल पे जो टैक्स लगता था वो खत्म जीएसटी की व्यवस्था पे। उस वचन को आप निभाइए और ये सारे टैक्स वापस करिए और कहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी हैं, हम दूसरी पार्टियों की तरह काम नहीं करेंगे और हम नरेंद्र मोदी का वादा पूरा करेंगे। एक बात। और दूसरी बात, आपने अभी एक बात और बहुत ही महत्वपूर्ण करी। मैं आपसे इस लाइव डिबेट में कह रहा हूं, और कल अमीश देवगन जी फिर चाहे 100 रख लीजिएगा, चाहे 12-1 बजे जब भी होगा आप बयान ले लीजिएगा, ये कतई तैयार नहीं होंगे। जितनी बातें कह रहे हैं मैं लेटर लिख के देने के लिए तैयार हूं कि 6 बजे के बाद सदन चलाइए और महंगाई के ऊपर कह रहे हैं कि मुझे भरोसा ही नहीं है, कतई नहीं तैयार होंगे। लेकिन सुधांशु, मैं पत्र लिख के कह देता हूं, अनुरोध कर लूंगा लीडर ऑफ द हाउस, जी, चेयरमैन से रिक्वेस्ट कर लूंगा। जी, सुधांशु, ये चैनल पे बैठ के सुधांशु जी व्यक्तिगत रूप से कह रहे हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं, लेकिन इनकी पार्टी नहीं मानेगी इनकी बात, मैं आपको कह दे रहा हूं। मैंने संजय जी व्यक्तिगत नहीं कहा, मैंने कहा आप अकेले विपक्ष के नहीं, सारे विपक्ष के लोग यह बात पे तैयार हो कि विधायी कार्य पहले और चर्चा बाद में, तो मुझे लगता है कि इस विषय के ऊपर एक आम सहमति बन सकती है। मैंने सिर्फ इतनी बात कही। सुधांशु एक सवाल का जवाब दीजिए। सुधांशु एक सवाल का जवाब दीजिए। महंगाई समस्या है, वर्ल्ड वाइड समस्या है। हम देख रहे हैं अमेरिका में क्या हालात है, यूनाइटेड किंगडम में क्या हालात हैं, हमारे पड़ोस में श्रीलंका के साथ क्या हालात हुए हैं वो हमने देखे, पाकिस्तान में क्या हालात हैं, बाकी भी साउथ ईस्ट एशिया के बाकी मुल्कों में क्या हालात हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि महंगाई इस समय सिर्फ आम आदमी की समस्या नहीं है, सरकार के लिए भी समस्या है? देयर इज अ कंसर्न, देयर इज अ वॉर जोन इन यूक्रेन एंड रशिया। देखिए, कमोडिटी प्राइसेस आर ऑलरेडी गोइंग अप महंगाई की वर्ल्ड वाइड। ये है मैं अमीश एक बात कहना चाहता हूं, एक गंभीर बात। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, महंगाई की स्थिति इस समय यह है कि श्रीलंका में क्या हो रहा है लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है। जिस जगह से राहुल गांधी ने बैठ के ज्ञान दिया था, उस इंग्लैंड में रेट ऑफ इन्फ्लेशन 10% से ऊपर है। पूरे यूरोप में महंगाई की दौर है, अमेरिका 40-42 साल के सबसे बड़े महंगाई के दौर में है, एक वैश्विक महंगाई का दौर है। इसके बावजूद भारत में रेट ऑफ इन्फ्लेशन अभी भी रेट ऑफ ग्रोथ से कम के ऊपर है, अभी भी हम 2.5 अंक में नहीं पहुंचे हैं। अभी भी जो लेटेस्ट आंकड़ा वो 8.5% का है, जब याद करिए 2009 में 12%, 2010 में 10.5% का आंकड़ा रह चुका है। यानी इस दौर में भी अभी ये गैस सिलेंडर की बात करते हैं तो आज भी गैस का सिलेंडर 1053 रुपए का है, और हमारी सरकार आने से पहले जनवरी 2014 में 1241 रुपए का था। यानी आज भी गैस सिलेंडर इस घनघोर वैश्विक महंगाई के दौर में भी मोदी जी की सरकार ने उस सीमा तक नहीं जाने दिया है जिस सीमा तक सरकार आने से पहले का था। यह बात एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं चाहता हूं कि इसमें जो चर्चा होनी चाहिए उसमें पॉलिटिक्स को साइड पे रख के चर्चा होनी चाहिए। मेरे पास अगले कुछ सेकंड है, मैं आपसे सवाल पूछूं। संजय जी, हम देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और आप इस देश के नागरिक भी हैं और वरिष्ठ नागरिकों में से एक हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, हम देख रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड क्या हो रहा है, अमेरिका किस तरह की इन्फ्लेशन से गुजर रहा है, यूके में किस तरह के हालात हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि इसमें समन्वय बनाना बड़ा जरूरी है रेदर देन पेटी पॉलिटिक्स? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। अभी ये बहुत ही तथ्यपूर्ण और अच्छी चर्चा आपने छेड़ी है,
और सुधांशु जी ने छेड़ी है, मैं धन्यवाद दूंगा उनको। अब एक एक करके सुनिएगा। जब कच्चे तेल का भाव अंतरराष्ट्रीय बाजार में $150 प्रति बैरल था, तब हिंदुस्तान में पेट्रोल की कीमत थी 71 रुपए। 71 रुपए। आज कहां है, जब 100 रुपए डॉलर प्रति बैरल है, या 119 120 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा नहीं गया। और ऐसा भी समय दुनिया ने देखा जब 20 रुपए 30 रुपए डॉलर प्रति बैरल कच्चे तेल का दाम था, फिर भी हिंदुस्तान में डीजल और पेट्रोल के दाम कम नहीं हुए। अब आ जाते हैं, जो आपने सवाल किया वो बहुत महत्वपूर्ण है, रूस और यूक्रेन के युद्ध का। कोरोना उसमें और जोड़ लीजिए, आर्थिक संकट का कारण। बिल्कुल। मैं मानता हूं आर्थिक संकट है, लेकिन जिस गेहूं के मामले में, जिस चावल के मामले में हम दूसरे देशों का पेट भरते हैं, उस पे टैक्स लगाने का क्या कारण है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पे टैक्स लगाने का क्या कारण है? जी जी जी, इसमें की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। कांग्रेस पार्टी कल, क्योंकि सोनिया गांधी की पूछताछ है ईडी में और देश भर में बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी है। जयराम रमेश का ऑफिशियल ट्वीट आ गया है, खबर पहले हमने कंफर्म करी और आपको बता रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ मोदी और शाह जो कुछ कर रहे हैं, प्रतिशोध की भावना से काम हो रहा है और सरकार के खिलाफ कल जबरदस्त हल्ला बोल होगा कांग्रेस पार्टी द्वारा और सड़क पर उतरेगा कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता और देश भर में बड़े प्रदर्शन करेगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि सोनिया गांधी के खिलाफ यह अन्याय कांग्रेस के कोटि कोटि कार्यकर्ता नहीं सहेंगे। प्रतिशोध की भावना से नरेंद्र मोदी और अमित शाह कामकाज कर रहे हैं। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। सुधांशु त्रिवेदी, जवाब आपका मैं जानना चाहता हूं 40 सेकंड के अंदर। कांग्रेस कह रही है कि आओ मैदान में, हम अब लड़ने को तैयार है सड़क पर। बताइए क्या करिएगा कल? प्रतिशोध की भावना है। देखिए, ये तथाकथित प्रतिशोध के ऊपर मैं दोनों दृष्टियों से जवाब देता हूं, नैतिक भी और राजनीतिक भी। पहली बात यह बताइए, ये सारा विषय क्या हमारे सरकार के कार्यकाल में शुरू हुआ? ये नेशनल हेराल्ड का केस 2013 में प्रारंभ हुआ, तब इनकी सरकार थी। और कहां शुरू हुआ? इस केस की शुरुआत किसी सरकारी एजेंसी ने नहीं की, दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ और दिल्ली हाई कोर्ट की ही प्रोसीडिंग के चलते हुए सोनिया जी को और राहुल जी को बेल लेनी पड़ी और यह भी आदेश हाई कोर्ट का था। पहली बात। अब दूसरी बात पे आइए, जहां तक यह बात यह कहने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम भी इस बात के ऊपर याद दिलाना चाहते हैं, सारा विषय किस बात पे है? नेशनल हेराल्ड के ऊपर 90 करोड़ का वो था ना कर्जा, और वो चुका नहीं पाया, इसलिए वो कंपनी ट्रांसफर कर दी गई। मैं अमीश जी कहना चाहता हूं, ये 2004 से 14 के बीच का वही दौर है जब राजीव गांधी फाउंडेशन को 100 करोड़ से अधिक की सहायता सीधे सरकारी विभागों से मिलती है और नेशनल हेराल्ड को 90 करोड़। लेकिन देखिए, कांग्रेस पार्टी इसमें पॉलिटिकली गेम खेल रही है अपना। सुधांशु, आपके लिए समस्या ये है, कांग्रेस पार्टी विक्टिम कार्ड खेल रही है और कांग्रेस पार्टी अगर विक्टिम कार्ड खेलेगी तो आने वाला गुजरात चुनाव है, आने वाला हिमाचल चुनाव है, कहीं लेने का देने ना पड़ जाए आप लोगों को। वाक्य पूरा कर लूं, उसके बाद लोगों को बेहतर समझ में आएगा। अभी इसी में वाक्य पूरा कर। जी। इनके 3 अखबार चलते थे, नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज और नवजीवन। अरे जनाब, 10 साल में तीनों को 30-30 करोड़ का विज्ञापन दे देते, यानी 1 साल में 3 करोड़ का विज्ञापन देते तो ये कर्जे से बाहर हो जाते, मगर वो नहीं दिया और ये कहें कि हम नहीं दिलवाना चाहते थे तो राजीव गांधी फाउंडेशन को सीधे दिलवाया। इसका मतलब इधर भी पैसा आए और उधर कर्जे के बेस के ऊपर सारी संपत्ति कब्जे में आ जाए। ये तो एक हुआ नैतिक जवाब। अब राजनीतिक जवाब पूछता हूं भाई, जिस जमाने में मोदी जी के ऊपर ये लोग कार्रवाई करते थे, हमने कभी धरना प्रदर्शन किया? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अलका लांबा, एक मिनट जी। अरे एक वाक्य पूरा कर लो भाई। जी, एक लाइन और। अरे जिस समय राम जन्मभूमि का विषय जो 100% पॉलिटिकल था, आपकी जब निर्वाहन कमीशन की रिपोर्ट आई, तार हो गया। अडवाणी जी, जोशी जी, उमा भारती जी, कल्याण सिंह जी जाते थे, हमने कभी धरना प्रदर्शन किया? कभी नहीं। अलका लांबा, मैं बता रहा हूं क्योंकि हमें सियासत के अंदर कई सारे कार्ड होते हैं, लेकिन कांग्रेस विक्टिम कार्ड खेल रही है। बीजेपी कह रही है पहले तो भ्रष्टाचार कार्ड खेला, अब विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश है। देखिए, एक जो मामला है वो कोर्ट में भी गया, कोर्ट ने भी रिलीफ नहीं दिया और कोर्ट ने जब रिलीफ नहीं दिया तो कानूनी प्रक्रिया तो फॉलो करनी पड़ेगी। इसमें धरना प्रदर्शन क्यों, ड्रामा क्यों, बीजेपी कह रही है। अमीर जी, आपके जो दर्शक सुन रहे हैं, उन्होंने सुना है भाजपा के प्रवक्ता को, उन्होंने कहा है इन तीनों अखबारों को 30-30 करोड़ के
30 करोड़ के विज्ञापन दे देते और बचा लेते। विज्ञापन किसकी? टैक्सपेयर के पैसे से। राजस्थान सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार इनसे दिलवाते। ये प्रचार जीवी सरकार है। ये जनता पर जीएसटी बढ़ाकर बोझ बढ़ाती है, फिर उसी टैक्स के पैसे से करोड़ों के विज्ञापनों की सरकार है ये केंद्र की मोदी सरकार, और वही रास्ता हमें दिखा रहे हैं। क्या कहा इन्होंने कहा ये कांग्रेस के समय में मामला दर्ज हुआ था। ये तो हमारी ईमानदारी है कि सवाल उठे लोगों ने, इन्हीं के अपना सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक निजी जो है वो उस पे आरोप लगाए, और उसके बाद सरकार 8 साल हो गए। इनसे पूछिए ना, 8 साल कम पड़ गए क्या? क्यों अंजाम तक नहीं पहुंचाया? और अभी आप सोचेंगे श्रीमती सोनिया गांधी जी से पहले राहुल गांधी जी 5 दिन 55 घंटा हाथ नहीं लगा इनके। मैं कहती, वो कहते हैं ना बाबा जी का ठुल्लू हाथ लगा। छोड़िए, सोनिया गांधी जी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं। हमें उनकी पूरी ईमानदारी, निष्ठा पर पूरा विश्वास है। ये उन्हें सोचते हैं दूसरों की तरह डरा लेंगे अपने ईडी से, तो ये इनकी गलतफहमी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हालांकि विषय जो है राहुल गांधी जी की तरह जाएंगी और हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए पर पूछताछ के लिए सोनिया गांधी को बुलाया है, पूरी पार्टी को नहीं बुलाया है। लेकिन सुधांशु, आपने सुना जो अलका जी ने बोला, मैं शब्दशः रिपीट कर रहा हूं कि आपके हाथ में घंटा नहीं लगा, जैसे राहुल गांधी जी गए हैं जी सड़क पर। ठीक है सुधांशु, 30 सेकंड में, देन अनुराग भदौरिया, फिर मैं चर्चा पे आता हूं। महंगाई, जीएसटी और अग्निपथ। ओके, क्विकली सुधांशु, शब्दशः मैंने बोला जो अलका जी ने बोला। नहीं, पहले इनका जवाब दे दूं। मैंने अलका जी बोला कि अगर आपने राजीव गांधी फाउंडेशन को 100-150 करोड़ ना दिलवाए होते तो ये सवाल नहीं उठता। अगर आप राजीव गांधी फाउंडेशन, जो नितांत व्यक्तिगत संस्था है, उसको दिलवा सकते हैं, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा स्थापित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा स्थापित उस नेशनल हेराल्ड को नहीं कर सकते थे, इसका मतलब आपने यह मान लिया कि आपके अखबार इस लायक नहीं थे कि उनको विज्ञापन दिया जाता, जबकि आपने सैकड़ों अखबारों को, तमाम अच्छे बुरे मध्यम श्रेणी सब प्रकार के अखबारों को खूब विज्ञापन दिए हैं। अगर ठीक है, अब मैं विषयांतर हो रहा है, मैं वापस विषय पे आ रहा हूं। डॉक्टर अजय आलोक, स्मृति ईरानी कह रही है कि राहुल गांधी सदन की कार्रवाई ना करने में, स्थगित करवाने में उसके सरगना है, यानी संसद में गतिरोध पैदा करने वाले नेताओं के सरगना है। देखिए हमेश, सबसे पहले अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने बहुत अशोभनीय बात कही है। इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में एक बार कोर्ट ने सीबीआई को तोता कहा था। आज कांग्रेस की प्रवक्ता ने एक राष्ट्रीय पार्टी जो 60 साल तक शासन कर चुकी एक अन्य संवैधानिक संस्था को पीडिका के संबोधित किया है। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे संवैधानिक संस्थाओं की क्या गरिमा बच गई है कांग्रेस की नजर में, और किस तरह से वो इस्तेमाल करते आई हैं 60 साल तक इन संवैधानिक संस्थाओं को, इसलिए ऐसी इज्जत है। दूसरी बात, संसद का गतिरोध जो चल रहा है, ये इसलिए चल रहा है क्योंकि संसद के पटल पे ये लोग आना नहीं चाहते, देश की जनता को बेवकूफ बनाते हैं। मतलब पिद्दी जो कि राहुल गांधी का जीएसटी काउंसिल में आपने बोला, उसका उस शब्द का इस्तेमाल किया जो राहुल गांधी का डॉग है, कुत्ता है, पिड्डी, वो ये पूरा देश समझ चुका है। मुझे वो बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे शर्म आती है कि ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है देश की संवैधानिक संस्थाओं के लिए। वो हंस रही है, घर बैठिए ना, अगर आपको शर्म आती है, क्यों बेशर्मों की तरह टीवी पे और आज जब आप इनके पास मौका था, जीएसटी पे इतना दर्द इनको हो रहा है, जीएसटी काउंसिल पे इतना दर्द हो रहा है, तो संसद में आते, संसद में बात रखते, संसद से भागते क्यों हैं? भगोड़े हैं ये लोग, भगोड़े हैं ये लोग। चोट लगी है, अब इनको रोकिएगा तब कुछ बोलूंगा। इनकी आदत है बीच में बोलने की। पर स्मृति ईरानी का ये कहना कि संसद में गतिरोध पैदा करने वाले नेताओं के सरगना है, क्या आपको लगता है वाजिब है? बढ़ाने के बाद गरीबों की। जी अजय लोग 30 सेकंड। अब 1 मिनट, जब मैं बोल दूं तब ये बोल ले, या नहीं तो बीच में फिर बोलते रहेंगी। जी, राहुल गांधी, सबसे पहली बात कि उनकी अपनी औसतन उपस्थिति संसद में कितनी रहती है, आप अपने आर्काइव से निकाल के देख लीजिए, पता चल जाएगा संसद में जाने में कितने इंटरेस्टेड रहते हैं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि सरगना तो है ही ना, कांग्रेस पार्टी डिफैक्टो उनको लीडर मानती है, दुर्भाग्य कांग्रेस का, तो सरगना तो वही है। संसद में जाके जवाब नहीं देना है क्योंकि ऑन रिकॉर्ड आना पड़ेगा, ऑन रिकॉर्ड में झूठ नहीं बोल सकते, विशेषाधिकार चला जाएगा, तो इसलिए वो नहीं जा सकते संसद में। आज ये जो मुद्दा है 5% बढ़ा है जीएसटी, निस्संदेह ये एक मिडिल क्लास पे चोट है। अमिश, ये आप पे चोट है, मुझ पे चोट है, हर शहर में रहने वाले व्यक्ति पे चोट है। बीजेपी ने ये किया है, एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते उसको लगता है कि उसको अपने वोटर्स पे इतनी पकड़ है, इतनी कॉन्फिडेंस है कि वो अपने वोटर्स को समझा लेगी।
एक विपक्ष होने के नाते इनको आके आवाज उठानी चाहिए ठीक थी, है। बुलंद करनी चाहिए थी। अच्छा पॉइंट है। वो इनको संसद में नहीं करना है क्योंकि इनकी सहमति थी इसमें। ठीक है, अनुराग भदौरिया अपनी बात को हर रख ले। राज्य को पैसा जी, चाहिए। अनुराग भदौरिया अपनी बात को रख ले। अनुराग भदौरिया, अगर बीजेपी कर रही है तो जीएसटी काउंसिल के अंदर तो 3 बीजेपी की सरकारें, 3 विपक्ष की भी सरकारें हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि विपक्ष सदन में कुछ और बोल रहा है और जीएसटी काउंसिल में कुछ और बोल रहा है? और महंगाई का मुद्दा तो आपने यूपी के चुनाव में भी खूब उठाया। मैंने आपके भाषण खुद सुने, जो आप जब चुनाव लड़ रहे थे आप भाषण देते थे, लेकिन पब्लिक ने आपकी नहीं सुनी। अगर मुद्दा होता तो बन जाती, निपट जाती। मैंने आपको देखो, चुनाव से महंगाई को आप नहीं जोड़ सकते। आप सुन लीजिए, चुनाव को महंगाई से नहीं जोड़ सकते। चुनाव तो ये लोग जाति धर्म के नाम पे लड़ते हैं, हम तो विकास के नाम पे लड़ते हैं। ठीक है, कुछ दिन के लिए इनका चल जाता है ये सिक्का, बहुत दिन तक नहीं चलेगा। और मैं आपको बता दूं, जिसकी बात ये कर रहे हैं कि आटा चावल दाल और जिस तरह से दूध और दही पे इन्होंने दाम बढ़ाए हैं, ये आम आदमी की पेट पे लात मार रहे हैं, उनको भूखा रहने को मजबूर कर रहे हैं। इनको जरा से भी इतने निर्दय हो चुके हैं कि इनके अंदर इतनी भी नहीं आई कि आप क्या चाहते हैं, श्रीलंका बन जाए देश? ना माने उनके पेट पे। और मैं तो पूछ रहा हूं, नहीं सुनिए, मैं तो पूछ रहा हूं सुधांशु जी, ये बता दीजिए श्रीलंका बन जाए? आता है 1 लीटर दूध कितने का मिलता है? सुधांशु जी, सुधांशु जी कितने का मिलता है 1 लीटर दूध, जरा बता दीजिए। बस अभी पता चल जाएगा कि आम जनता की कितनी चिंता है। आधे किलो का पैकेट है आपके पास, आज कितने का मिल रहा है? ये 1 लीटर का पैकेट भी नहीं है, आधे किलो का पैकेट। आधा किलो बता देंगे तो 1 किलो का पता चल जाएगा ना। ये तो आधे किलो का पैकेट है। अरे 1 लीटर का वो दाम बताया, आधे लीटर का पैकेट भाई आधा का बता रहे हैं। इसमें भी आधे, इसमें भी आधा, इसमें भी आधा। आधे लीटर को 1 लीटर कैसे कह सकते हैं? नहीं, ये तो आधे लीटर का पैकेट है ना। अरे ये पैकेट, एक पैकेट ऊपर करिए आप। सुधांशु की बात, आपकी की बात। अरे 1 लीटर दूध का दाम भी बताएंगे, दही का दाम भी बताएंगे। सुनिए तो सही, पेट्रोल का दाम भी बताएंगे। ये पैकेट कितने लीटर का है? ना, ये पैकेट कितने किलो का है बताइए। ये पैकेट कितने किलो का है जिसको आप 1 किलो का दिखाते बता रहे हैं? का है सुधांशु जी, बताइए। हाँ, तो फिर आप बताइए, आधा किलो का पैकेट 1 किलो का बता रहे हैं। बात का बतंगड़ बनाते रहते हो आप। बतंगड़ तो आपने बताया, पैकेट आपने दिखाया, मैंने तो पकड़ लिया। आधा किलो का पैकेट 1 किलो का बता रहे हैं जनता के सामने कि कितने का आता है। ये 200 सुनिए, छाछ है, ये छाछ है 200। अब तो ये 500, ये 200 कितने की आती है? कौन सी छाछ 200 रुपए की आ रही है? कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? छाछ 200 रुपए की आ रही है, बता दीजिए। छाछ 200 रुपए की आ रही है, बात कर रहा हूं आज की। कोई 200 रुपए की नहीं आ रही है आज भी। बताइए। ओके, सुधांशु त्रिवेदी 200 ग्राम की। अरे नहीं, मैंने तो सवाल पूछा था कि क्या श्रीलंका बना देना चाहिए? ऐसा है सुधांशु त्रिवेदी, क्या देश को श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचा देना चाहिए? सुधांशु जी, जी, अनुराग जी, दूध क्या लीटर? बता रहे हैं 1 लीटर, आधा लीटर तक का दाम बता रहे हैं। दूध क्या लीटर? अरे ठीक है, आपने, अरे आप भी लखनऊ के, ये भी लखनऊ के, थोड़ी तहजीब तो दिखाइए। अनुराग भाई 2.5 मिनट बोले आप। मर्यादित बिल्कुल सारे बता रहे। मर्यादित ढंग से डिबेट करिए। हाँ, अब मैं बोल लूं, अनुराग जी अपेक्षा करूं कि जैसे मैं शांति से बैठा था, आपकी बात सुन रहा था, आप मुझे मौका देंगे, बोलिए। बीच में नहीं बोलेंगे। नहीं बोल रहे। कोई भी बात बुरी लगेगी, आपको गलत लगेगी, अपने टर्न का इंतजार करेंगे जैसे मैंने किया। अब ठीक है, अब मैं जवाब। अरे आज तो दूध दही, पहले तो व्यक्तिगत टीका टिप्पणी और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। मैं बता रहा हूं भाई, मैं तो खुला दूध लेता हूं, इनको पैकेज दूध चाहिए। यह उत्तर प्रदेश के उन ग्वाल बालों को जो कि दूध देते हैं, सीधे गौ माता से दूध लेते हैं, दही जो कूड़े में जमा कर बेचा जाता है मिट्टी के, उसके उस मल्टीनेशनल की बराबरी चाहिए जिसका 50% से ऊपर शेयर है डेयरी के मार्केट में। नाम लेना उचित नहीं है, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल है, मगर इनको उत्तर प्रदेश के, अरे जनाब आप तो खुला दूध क्या भाव लेते हैं बताइए आप। फिर देखिए डिस्टर्बेंस करने लगे। जनाब पता ही आ गए ना, इतना कहने के बाद आ गए ना, आप डिस्टर्बेंस करते हो, आपको क्या दर्द पता चलेगा आम आदमी का? बैठ के आपको आम आदमी का पता चलेगा, इसलिए आपको विरोध करना चाहिए था। अगर आप बाकी आम आदमी की बात करते तो आपको बताना चाहिए था कि आप जो जीएसटी बढ़ा रहे हो, ये जीएसटी जो आप बढ़ा रहे हो, लोगों के पेट पे लात मार रहे हो आप, तो आप उसका सपोर्ट कर रहे हो बैठ के? आप भूल गए क्या तरीका है आप किसी के, आप आम जनता की बात नहीं कर सकते यहाँ पे यार। यही तरीका है क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते, क्योंकि आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आम आदमी के क्या। अच्छा, मैं अनुराग मेरा निवेदन स्वीकार करिए, आपको करना पड़ेगा स्वीकार। अनुराग भाई, निवेदन स्वीकार करना पड़ेगा, ऑडियो को आपको मुझे शांत करना पड़ेगा। सुधांशु, अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए, अलका जी भी इंतजार कर रही है। भाई अगर ये ऐसे चीखने चिल्लाने के लिए आए तो एक तरफा चीखे चिल्लाएं, फिर दर्शकों के साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं? अब मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। देखिए, हमारी सरकार ने अनफेयर कर रहे हैं आप कि जो दूध दही और उसके ऊपर सरकार आने से पहले जीएसटी अनफेयर कर रहे हैं आप लगातार, और जो ज्यादा था, सिर्फ दूध पे, दही पे, छाछ पे नहीं था, टूथपेस्ट पर भी था,
साबुन पर भी था, और सर पे लगाने वाले तेल में भी था, 27% था, जो अब घट के 18% हो गया है। हां, यह जो निर्णय लिया पैकेज के ऊपर इसलिए लिया है कि जो पैकेज बनाने वाली कंपनियां, उनके पास अच्छे संसाधन है, वो भी अच्छा काम कर रही है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, और वो एक्सपोर्ट भी होता है, परंतु उनके संसाधनों को हम गली के नुक्कड़ पे, शहर के अंदर, अपने मोहल्ले से लेके गांव तक के जो लोग अपना दूध दही छाछ बना के बेचते हैं, उनको अगर हम उतनी ही सुविधा देंगे उस बड़ी मल्टीनेशनल को, जो अरबपति खरबपति इतनी बड़ी है कि अंबानी अडानी से बड़ी कंपनियां हैं, उनको वही सुविधा मिलनी चाहिए जो हमारे गांव के एक ग्वाले को, गांव के एक अहीर को, या शहर के नुक्कड़ पर बैठे हुए दही और दूध की दुकान चलाने वाले व्यक्ति को मिलनी चाहिए। तो यह न्याय होगा क्या? और आज एक और बात कहना चाहता हूं, आज एक और है, साइंस में एक बदलाव आ रहा है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड की बजाय हमें डायरेक्ट और ओपन मिले तो ज्यादा अच्छा है। और आप देखिए बहुत जो लोग आज के संपन्न वर्गों में भी हो गया है कि अगर सीधा दूध मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, लोग गाय और भैंस का दूध सीधा लेना चाहते हैं। अरे भाई, उस वर्ग को अगर हमने थोड़ी सी सुविधा दी है तो इसमें कौन सी समस्या की बात है? और उससे जो बार-बार श्रीलंका की भी बात हो रही है कि कहीं देश श्रीलंका की ओर ना चला जाए, परिस्थितियां ऐसी ना खराब हो जाए, लेकिन श्रीलंका ना हो उसके लिए कुछ चीजें तो करना जरूरी है। और इसके अंदर आपकी भी सरकारें शामिल हैं। जिन 6 सरकारों ने इस पर हामी भरी है उसमें आपकी सरकार भी शामिल है, लेकिन अब सदर में शोर मचा रहे हैं और जीएसटी काउंसिल में हां कर रहे हैं। ऐसा क्यों? पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस नहीं? अमीश जी, मैं आपके सीधा, धन्यवाद अमीश जी, आपके सवालों का सीधा दर्शकों से बात करूंगी। मैं दर्शकों को यह यकीन दिला देना चाहती हूं कि कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी को अगर सरगना कहा जाएगा इसलिए क्योंकि वो सवाल ना करें, तो ये इनकी भूल है भाजपा नेताओं को कि आप सरगना कहेंगे तो सवाल नहीं पूछेंगे, सवाल तो पूछे जाएंगे। दूसरी बात, एक दिन का उपवास रखकर देश के प्रधानमंत्री जी, मैं कहूंगी कुछ दिनों का उपवास रखिए, नेता भी रखे, एक दिन भूखे तो रहकर देखिए भूख होती क्या है, महंगाई क्या है। जून में 1,30,00,000 लोग बेरोजगार हो गए। जिस पूंजीपति मित्रों की आप बात करते हैं, उन पूंजीपति मित्रों के घर में बैठकर अगर अर्थनीति नहीं अनर्थ नीतियां बनेंगी तो संसद में इस सरकार का जवाब देना मुश्किल होगा ही होगा। मैं आपको बता रही हूं, जीएसटी शमशान घाट नहीं छोड़ रही है। अब तो मरने पर, कब्र पे, कफन पर, आपकी अंतिम संस्कार पे 18% मरते मरते की भी कहते हैं ना, ये जेब से उसे नोच लेना चाहते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहूंगी अमीश जी, दूध आटा क्या है ये? बच्चे के मुंह से दूध छीन रहे हैं आप कहते हैं अडानी, पूछिएगा इनसे, मुंबई में अडानी का जो एयरपोर्ट है 12,000 करोड़ उनका कर्ज माफ किया इन्होंने। किसान तड़प रहा है कि 3 आपने एमएसपी पे कमेटी बिठानी थी, कानून बनाने थे, बात करने को अलका आपने क्या बोला? 12,000 करोड़ का कर्ज माफ किया अडानी पर। एक सेकंड वापस आइए, अडानी पर 12,000 करोड़ का कर्ज माफ किया है। आर यू श्योर अबाउट इट? क्योंकि वो एयरपोर्ट पहले किसी और ग्रुप के हाथ में था, इसकी भी आप थोड़ी जांच पड़ताल कर ले, क्योंकि कौन से ग्रुप के हाथ में था? कौन से? आप ही बताइए किसके हाथ में था वो? कौन से ग्रुप के हाथ में था? जीवी के हाथ में? अमीश मैं बता रही हूँ ना, जीवी के हाथ में था। बताइए ग्रुप का। ना जब मैं आपको एयरपोर्ट दे रही हूँ, अरे करोड़ों के एयरपोर्ट कोड़ियों के दाम दे रही हूँ। मैं अभी एयरपोर्ट पर चर्चा नहीं कर रहा, इसलिए क्योंकि मेरे पास उसमें बहुत सी जानकारी है। बिकॉज़ आई एक्सपोज द स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई वाज हेडिंग अ बिजनेस चैनल। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। ओके अलका जी, मुझे एक सवाल आपसे गंभीर रूप से पूछना है। आपने बोला ये सरकार जो है वो महंगाई बढ़ा रही है। अलका जी, पूंजीपतियों के वकील मिलेंगे, सरकार के वकील मिलेंगे, गरीब मजदूर का वकील कौन है यहाँ पर? मैं पूछना चाहती हूँ। आप गरीबों की वकील हैं, आप मजलूमों की वकील हैं। आप एक सेकंड लेकिन एक सेकंड मैडम मेरा सवाल नहीं, यहाँ तो मुझे कोई भी गरीब आम आदमी का, बेरोजगार युवाओं का, किसान का प्रवक्ता दिख ही नहीं रहा है। हर कोई सरकार को सही ठहराने पर लगा हुआ है। मैं सरकार को एक सेकंड मैडम मेरा सवाल सुनिए। मैं तो गरीब के लिए सवाल पूछ रहा हूँ, मैं तो गरीब के लिए सवाल पूछ रहा हूँ, मैं मिडिल क्लास के लिए सवाल पूछ रहा हूँ। एक सेकंड अगर सरकार की ये रणनीति नीति इतनी खराब थी, एक सेकंड मैडम भाजपा के दोनों प्रवक्ताओं की बात कर रही हूं। मैडम मेरा सवाल तो सुन लीजिए। अलका जी गिव मी अ चांस, आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन एंड बिकॉज़ आप इतनी प्रतिष्ठित मेहमान है हमारी, और मेरा बिल्कुल मन है आपसे गरीब आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए सवाल पूछने का। बोलिए। सरकार की नीति में द्वेष था, सरकार की नीति में गड़बड़ थी, सरकार
दूध दही छाछ पर जीएसटी लगा रही थी। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, जीओएम में बंगाल भी था, राजस्थान भी था, केरल भी था, पंजाब भी था, छत्तीसगढ़ भी था, राजस्थान भी था। उन्होंने सहमति क्यों जताई थी? तो आपकी सरकारें थी, उन्होंने जो पूंजीपतियों की वकालत कर रही थी सरकार, उस जीओएम में उन्होंने वकालत क्यों करी? उन्होंने क्यों सपोर्ट करा? खुले बिकने वाले गेहूं और चावल पर और आटे पर तो जीएसटी नहीं है, लेकिन पैक्ड फूड्स पर है, सपोर्ट क्यों करा? वहां आपको पैसा भी चाहिए, लेकिन यहां विरोध भी बहुत अच्छा सवाल है अमीश जी, बहुत अच्छा सवाल है। दर्शक भी इसका जवाब जानना चाहेंगे। अब मैं कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते दर्शकों को एक ही सवाल कहूंगी। भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, कल ही प्रधानमंत्री नहीं तो वित्त मंत्री सदन में खड़े होकर ये कह दे, हम जीएसटी पर 5 से 18% नहीं बढ़ाना चाहते थे। ये मात्र 3 उन सरकारों ने जो विपक्षी, उन्होंने कहा इसलिए हमें ये करना पड़ा। लेकिन ये कहे प्रधानमंत्री जी, निर्मला सीतारमण जी, झुकिएगा मत, विपक्ष की मत सुनिएगा, आम गरीब आदमी को मुझे राहत देनी है, इसे 0 जीएसटी के अंडर लाइए और मुक्त कर दीजिए जीएसटी से। मैं देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में ऐलान करता हूं। हिम्मत है, लेकिन इनको और एम्बैरेस करने के लिए आप अपने मुख्यमंत्रियों से ये ऐलान करवा दीजिए। उसके बाद एक सेकंड, ओके, सुधांशु जवाब। वो कह रही है कि हम ये करेंगे, अगर आप में दम है तो आप कर दीजिए। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को खुली चुनौती। कल और राहुल गांधी को सरगना क्यों कहा? हमें विपक्ष केंद्रीय का मंत्री ये स्मृति ईरानी से मंजूर कांग्रेस नहीं, को हम आपत्ति नहीं है बढ़ाएंगे जीएसटी। देखती हुई अपने ठीक है मैडम, यू मेड योर पॉइंट। ऑडियोज डाउन। लेट सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, राहुल गांधी को सरगना क्यों कहा, इस पर कांग्रेस को आपत्ति है? हाँ, स्टेप बाय स्टेप। पहली बात, वो जो 6 राज्यों का ग्रुप ऑफ मिनिस्टर था, उसने माना नहीं अलका जी, उसने संस्तुत किया है, रिकमेंड किया है। और आप चुनौती की बात करें, हमने वो संस्तुति मानी है। मैं चुनौती आपको देता हूं कि ये आप एक वित्त मंत्री का पत्र दिखाइए कि उसने विरोध किया हो। गजब की बात है, वहां विरोध नहीं, वहां सुझाव देते हैं कि ये करना चाहिए, लिखित में संस्तुति करते हैं, और यहां पे आके बवाल करने लगते हैं। ये दोहरा चरित्र दिखाई पड़ता है बहुत साफ। अरे दिखाइए ना, राजस्थान में विरोध किया था क्या? महंगाई से राहत दे पाए। केरल ने विरोध किया था क्या? पंजाब ने विरोध किया था क्या? अब दूसरा बात बताता हूं, स्टेप बाय स्टेप। भाई क्या तरीका है भाई? मैं तो कह रही हूँ, मिनट्स ऑफ द मीटिंग पब्लिक करिए ना। पब्लिक हो गए काफी। अरे भाई आप विरोध कर रहे हैं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। जो विरोध कर रहा है वो प्रमाण दे कि मैंने विरोध किया था। हमने विरोध नहीं किया। जो विरोध कर रहा है वो प्रमाण दे कि मैंने विरोध किया था। आपने विरोध नहीं, समर्थन किया था। लेकिन अलका लांबा, ये तो एक पॉइंट है कि अगर आपने विरोध किया था तो किसी वित्त मंत्री का तो पता होगा जिसने बोला होगा ऐसा मत करिए। और जब मैं बोलूं तो दूसरों। अलका जी देखो, आप बोली, आप लगातार 1.5 मिनट बोली, सुधांशु नहीं बोली। सुधांशु मेक योर पॉइंट। और राहुल गांधी को सरगना क्यों कहा स्मृति जी ने? उसका विरोध है, कांग्रेस को उस पर आपत्ति है, घनघोर आपत्ति है। अब मैं जवाब देता हूं स्टेप बाय स्टेप। ये बात हो गई। दूसरा, जीवीके की इन्होंने बात कही। जीवीके के पास मुंबई एयरपोर्ट था। इस ढंग से बैठ के झूठ नहीं बोलना चाहिए। जीवीके कंपनी ने भारत में अपनी सारे बिजनेस समाप्त कर दिए। तो सिर्फ यही नहीं, एयरपोर्ट ही नहीं, उन्होंने सारा घाटे के कारण सब छोड़ दिया। और उसके बाद कह रहे जैसे कि एक एयरपोर्ट दिया गया। अब आइए राहुल गांधी जी के बात के ऊपर। इनको राहुल गांधी जी की बात पे आपत्ति है। ये वही है ना जिन्होंने सिर्फ 1 महीना पहले मोदी जी की मौत की कामना करने वाले एक नहीं 2 नेताओं के बयान और मौत के प्रकार तक बताए। ये वो लोग हैं जिन्होंने बोटी बोटी काट डालूंगा वर्ड छोड़िए। जब इमरान मसूद ने बोला तो वो सपा में था, उसको कोटि कोटि नमन करके पार्टी में लाके यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। और फिर एक ने कुत्ते की मौत और एक ने हिटलर की मौत बोला। और उसके बाद आज ये कह रहे राजनीति के उद्दाम मानदंडों के प्रतीक हैं। अमीश जी, जब इंदिरा गांधी ने हमारे साथ इतना बड़ा दमन किया था, उसके बाद भी हमने कभी मौत की कामना नहीं की थी। हमारे किसी नेता का बयान दिखा दें कि हमने कभी किसी विपक्ष के प्रधानमंत्री की मौत की कामना, टुकड़े टुकड़े करने, हिटलर की मौत, कुत्ते की मौत जैसे शब्द बोले हों, और उसके बाद ये आकर इस प्रकार की बात कहें। और राहुल गांधी जी तो ओपनली देश की जनता के साथ कितना बड़ा झूठ बोल चुके हैं। हम जुलाई 2022 में हैं, जाके चेक कर लीजिए। अप्रैल 2021 में राहुल जी और प्रियंका जी दोनों ने ट्वीट किया
कि हमारे बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया गया। आम आदमी पार्टी ने भी बोला उस समय तक भारत तो क्या पूरी दुनिया में बच्चों का वैक्सीन नहीं बना था। चूंकि सेकेंड वेव भयंकर थी, देश में लोगों में आक्रोश था, तो कैसे देश में आग लगा दी जाए, सरासर झूठ बोलकर उसका प्रमाण देने वाले लोग आज ये कर रहे हैं। और आज देखिए अलका जी, आज 200 करोड़ वैक्सीनेशन हो गई, जिसको आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कह रही थी। कोई कह रहा था 5 साल लगेंगे, कोई कह रहा था 10 साल लगेंगे। नरेंद्र मोदी ने 200 करोड़ वैक्सीनेशन हेल्थ वर्कर्स के सौजन्य से करवा दिया। अब आपको लगता नहीं है कि अगर आप बुरा बोलते तो आज क्रेडिट भी देना चाहिए? मोदी डिड इट, जिस पर आपको शंका थी। ऐसा करिए, जो भूखमरी से मर रहे हैं ना, जो भूखमरी से भूख से मर रहे हैं ना, एक इंजेक्शन और ढूंढ लीजिए ताकि उन्हें रोटी, आटा, दाल, चीनी की जरूरत ही ना पड़े। एक इंजेक्शन लगा दे मोदी सरकार और वो इनसे आटा, और ऐसा एक इंजेक्शन बेरोजगारी का भी खोज लीजिए कि रोजगारी ना मांगे आपसे, है ना। ये क्या बेहुदा सा है। इंजेक्शन तो देश में, दुनिया में पोलियो ड्रॉप तो पिलाए ही नहीं गए थे, है ना। ये कहां के तर्क आप दे रहे हैं? नोचा गया है जेब में। कितना आपने सही बताया, जब 20-30 डॉलर प्रति बैरल देश में, विश्व में पेट्रोल, कच्चे तेल की कीमतें थी, आपने नोचा है लोगों को। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर को यही समाप्त करते हैं, लेकिन फ्री की सियासत ने दुनिया में देशों का क्या हाल किया है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल पड़ोस का मुल्क श्रीलंका है। जब भी कोई चीज फ्री मिले जरूर सोचना चाहिए इसकी कीमत तो कोई दे रहा होगा। और कई बार सरकारें तो आपको फ्री दे देती हैं, लेकिन कीमत आप देते हैं। देयर इज अ बिग सेइंग, देयर इज नो फ्री लंचेस इन लाइफ। यानी कहा जाता है कि मुफ्त में कोई किसी को कुछ नहीं देता, सबकी एक कीमत होती है। लेकिन वो कीमत में आपका देश हो सकता है, आपके देश की अर्थव्यवस्था हो सकती है। यह सोचना आपका काम है। इतना समझदार आपको भी होना चाहिए। बाकी शुभ रात्रि, नमस्कार।